वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। माय नेम इज़ गरिमा। आज हम करेंगे क्लास 9th हिंदी एनसीईआरटी संचयन किताब का पाठ 1 गिल्लू। गिल्लू एक चंचल और तेज दौड़ने वाली जीव यानी गिलहरी है जिसका नाम गिल्लू है और इस पाठ की लेखिका है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की कई रचनाओं में से एक ये है गिल्लू। सोनजूही में आज एक पीले रंग की कली लगी हुई है। सोनजूही एक ऐसा पौधा है जिसमें पीले रंग के फूल खिलते हैं। इसे देखकर अनायास ही उस छोटे से जीव का स्मरण हो गया जो इस लता की सघन हरितिमा में छिपकर बैठता था। और लेखिका बताती हैं कि जैसे ही मैंने उस पीली कली को देखा तो मुझे गिल्लू की याद आ गई और इसकी सघन हरितिमा यानी घनी हरियाली में छिपकर वो बैठता था। फिर मेरे निकट पहुंचते ही मेरे कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, लेकिन आज मुझे उस छोटे से जीव की खोज रहती है क्योंकि वो आज जीवित नहीं है। परंतु वह तो अब तक इस सोनजूही की जड़ की मिट्टी में मिल गया होगा। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने ही वो मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। तो यहाँ पर लेखिका का मानना है कि वो उस जड़ की मिट्टी में मिल गया होगा और आज वो उस पीली कली के रूप में मुझे चौंकाने के लिए खिला है। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा दो कौवे एक गमले के चारों ओर छुआ छुआई का खेल खेल रहे थे। एक काक भुशुंडी भी विचित्र पक्षी होता है। काक भुशुंडी मतलब यहाँ कौवों की बात कही गई है और ये भी विचित्र होते हैं क्योंकि एक साथ इन्हें समादरित और अनादरित करा जाता है। या तो अति सम्मानित किया जाता है या अति अवमानित, या तो बहुत आदर दिया जाता है या फिर इनका तिरस्कार यानी अपमान किया जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब कौवे छत पर बैठकर अपनी आवाज़ से प्रियजन के आने की सूचना देते हैं और पितृपक्ष में लोग इन्हें आदर से बुलाकर भोजन कराते हैं, तब तो इन्हें सम्मानित किया जाता है। लेकिन इन्हें अनादरित इसलिए किया जाता है क्योंकि इनकी आवाज़ बहुत कड़वी होती है और लोग उसे पसंद नहीं करते। हमारे बेचारे पुरखे जो हमारे पूर्वज हैं, ना तो गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, ना ही मयूर यानी मोर के रूप में और ना ही हंस के रूप में। उन्हें पितरपक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक यानी कौवे के रूप में ही प्रकट होना पड़ता है। अवतीर्ण मतलब होता है प्रकट होना। इतना ही नहीं, हमारे जो दूर रहने वाले प्रियजन हैं उनको भी उनके आने का भी जो मधुर संदेश है इनकी कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। यानी कौवे जब काँव काँव करते हैं छत पर बैठकर तो ये चीज़ संदेश देती है कि हमारा कोई दूर के रिश्तेदार घर आने को है। दूसरी बार हम कौवे का काँव काँव करने पर अवमानना का अर्थ ही प्रयुक्त करते हैं। यानी जब वो काँव काँव कर रहा होता है तो कहते हैं कि ये यहाँ से उड़ जाए। किसी को भी उसकी ये कर्कश आवाज़ पसंद नहीं आती है, कानों को अच्छी नहीं लगती इसकी कटु आवाज़। मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी। यानी लेखिका जब ये चीज़ें बता रही थी, काक पुराण मतलब कौवे की ये जो कहानी बता रही थी, तभी अचानक बाधा आ पड़ी। क्यों? क्योंकि गमले की ओर दीवार से लगे हुए एक छोटा सा जो जीव था उस पर मेरी दृष्टि रुक गई। निकट जाकर देखा तो गिलहरी का छोटा सा बच्चा था जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा था और अब वह कौवे का आहार बनने की उसमें था। आहार बनने का मतलब होता है कौवा उसे खा जाता या उसको मार डालता। और वो जो जीव था वो घायल था। काकद्वय की चोंच, काकद्वय मतलब दो कौवे के जो चोंच थी वो उसको घाव करने के लिए काफ़ी थी। अतः वह निश्चेष्ट सा गमले से चिपटा पड़ा था। निश्चेष्ट यानी बिना किसी हरकत के, बिना हिले डुले। सबने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह नहीं बच सकता। कौवों ने उसको घायल कर दिया था और अब हर किसी का कहना था कि अब नहीं बचेगा, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। परंतु मेरा मन नहीं माना। यहाँ पर लेखिका कहती हैं कि उनको उस छोटे से जीव की जो हालत थी उस पर देखकर तरस आ गया और उनका मन नहीं माना। उन्होंने उसे हल्के से, हौले से यानी हल्के से उठाया और वो अपने कमरे में ले आई। फिर रुई से उसका रक्त खून पोंछकर घाव पर पेंसिलीन का मरहम लगाया। फिर रुई की पतली बत्ती से दूध में भिगोकर, जैसे एक छोटे से बच्चे को दूध पिलाया जाता है, उसे उन्होंने नन्हे से उसके मुंह में लगाया, जिससे उसका जो मुंह था उससे दूध की कुछ बूंदें उसके मुंह में चली गईं। इससे उसको थोड़ी सी ताकत मिली।
कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली पर उसने नन्हे नन्हे पंजों से पकड़ लिया। नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। अब वो इतना प्यारा था। उसकी आंखें जो थी नीले रंग की थी और यहाँ पर उसका विवरण किया जा रहा है कि वो देखने में कितना सुंदर था। 3-4 मास यानी 3-4 महीने के बाद उसने सनिग्ध रोए, उसके बहुत घने रोए निकल आए थे। झबरदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखों सबको विस्मित करने लगी थी। विस्मित करने का मतलब होता है आश्चर्यचकित। अब वो इतना सुंदर हो गया था क्योंकि वो थोड़ा बड़ा हो गया था। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया और इस प्रकार हमने उससे गिल्लू बुलाने लगे। जातिवाचक संज्ञा यानी गिलहरी जो है वो जातिवाचक संज्ञा में आती है और व्यक्तिवाचक का मतलब हम किसी को नाम दे दें। तो इस तरह से लेखिका ने उसका नाम गिल्लू रख दिया। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उस तार को खिड़की में लटका दिया और उन्होंने एक छोटी सी डलिया ली, उसमें फूल जो रखने वाली डलिया होती है उसमें थोड़ी सी रुई बिछा दी जिससे कि गिल्लू उस पर बैठ सके। वहीं 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा, यानी 2 वर्षों तक वो उसी छोटी सी डलिया में रहता था। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और उस अपनी कांच जैसी मनकों जैसी आंखें, मन का होता है मोती, यानी मोतियों जैसी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की के बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता था। परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। गिल्लू समझदार तो था ही, शरारती भी था। इसलिए जब लेखिका लिखने बैठती थी तो उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए वो एक उपाय खोजता था। वह मेरे पैर यानी लेखिका के पैर पर आकर सर्र से पर्दे के ऊपर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता जिससे उनका ध्यान जो था उसकी तरफ आकर्षित होता। उसका ये दौड़ने का क्रम तब तक चलता रहता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए नहीं उठती। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार से रख देती थी जैसे उसके अगले पंजे और सिर तो बाहर की तरफ और बाकी का हिस्सा उसके भीतर की तरफ रहता था। इस तरह से उसको अपने पास बैठा लेती थी। इस अद्भुत स्थिति में वो कभी कभी घंटों मेज की दीवार के सहारे खड़ा रहकर अपनी चमकीली आंखों से मेरे क्रियाकलाप को देखा करता, यानी जो भी मैं लेख लिख रही होती वो उसको देखा करता था। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो मुझे सूचना देता कि मुझे काजू या फिर बिस्किट मिल जाए। काजू उसको बहुत पसंद था और उसी स्थिति में वो लिफाफे के बाहर निकला हुआ उसे कुतरता रहता था। फिर गिल्लू के जीवन में प्रथम बसंत आया। यह उसके जीवन का प्रथम बसंत था। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर गिल्लू से चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी। अब गिलहरियां जब उसके पास आती थीं तो उससे बातें करती थीं। ये बात लेखिका को तो नहीं समझ में आती थी, लेकिन हाँ, गिल्लू को ये चीज़ महसूस होने लगी थी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि अब इसे मुझे मुक्त कर देना यानी आज़ाद कर देना चाहिए। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया। अब जो जाली थी उसमें का एक कोना खोलने से गिल्लू के लिए रास्ता बन गया था और अब वो बाहर जा सकता था। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाने की एक बड़ी समस्या थी, क्योंकि जो जानवर होते हैं वो दुश्मन तो होते ही हैं और इस कारण उसको बचा के रखना भी बहुत आवश्यक था। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता था। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपनी जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ने लगाने लगा। तब से यह नित्य क्रम हो गया, यानी वो जब मैं चली जाती थी तब तो वो बाहर रहता था, लेकिन जैसे ही मैं कमरे में आती थी वो मेरे पास वापस आ जाता था। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता, यानी ये रोज का क्रम हो गया था। जैसे ही मैं बाहर जाती थी वो बाहर चला जाता था। दिन भर गिलहरियों के झुंड में नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता। ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई। चौंकाना यानी सरप्राइज देना। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता था तो कभी पर्दों की चुन्नटों में और कभी सोन जूही की पत्तियों में।
मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं, उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी ने मेरे साथ थाली में खाने की हिम्मत की हो, ऐसा तो मुझे स्मरण नहीं होता। यानी मुझे ऐसा याद नहीं आता कि इतने सारे पशु पक्षियों में से किसी ने भी मेरे साथ खाने की हिम्मत की हो। गिल्लू इनमें अपवाद था। यानी गिल्लू जो था वो एक मर्यादित क्रम में था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार, बरामदा पार करके मेरी मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली के पास बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वह मेरी थाली में से ही एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता था। काजू जो था वो उसका प्रिय भोजन था। कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीज़ों या तो लेना बंद कर देता और झूले के नीचे फेंक देता। यानी कई दिनों तक अगर उसे काजू नहीं मिलता था तो वो बाकी चीज़ों को भी नहीं खाता था। उसी बीच मेरी मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिनों में मुझे अस्पताल में रहना पड़ा। तो लेखिका बताती हैं कि उनका एक्सीडेंट हो गया और जिसके कारण उन्हें हॉस्पिटल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेजी के साथ अपने रहने के घर में चला जाता, यानी अपने घोंसले में चला जाता। क्योंकि वो तो उसको खाना दे नहीं पा रही थी, इसलिए किसी और को देखकर, अनजान व्यक्ति को देखकर वो अपने घोंसले में चला जाता। सब उसे काजू दे आते, परंतु अस्पताल से जब मैं लौट कर आई और झूले की सफाई की तो देखा कि उसमें बहुत सारे काजू भरे मिले, जिससे ज्ञात होता है कि उन दिनों उसने अपना प्रिय भोजन भी कम खाया था। मेरे अस्वस्थता में वह तकिए के सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता कि ऐसा मालूम पड़ता कि जैसे कोई सेविका यानी परिचारिका उसका ख्याल रख रही हो। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू ना बाहर जाता ना अपने झोले पर बैठता और मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने के लिए सर्वदा नया उपाय खोज निकालता था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक भी मिलती रहती। सुराही का पानी ठंडा होता है, जिससे उसको ठंडक मिलती थी। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। इनकी जो जीवन काल होता है वो 2 वर्ष का होता है। दिन भर उसने ना कुछ खाया ना बाहर गया। रात के अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया, ठंडे पंजों से मेरी वही उंगलियां पकड़ हाथ में चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। यानी जब वो छोटा था और जब मरने की स्थिति में था, उस समय उसने उनकी उंगलियों को पकड़ लिया था। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जागकर हीटर जलाया और उसे उष्णता यानी गर्मी देने का प्रयास किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। यानी उस दिन वो उसको मतलब जो उसकी जो जीवन था उसका अंत हो गया। उसका झूला उतार कर रख दिया गया और खिड़की की जाली बंद कर दी गई, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती थी। सोनजूही पर बसंत आता ही रहता है। सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई है। यानी जो सोनजूही का पौधा था उसके नीचे ही गिल्लू को दफना दिया गया था, इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे बहुत मतलब उसे बहुत प्यारी थी, इसलिए भी कि उसे लघुगात का किसी वासंती दिन जूही के पिताब यानी पीले रंग के छोटे फूल के खिल जाने का विश्वास था और मुझे संतोष देता था। इसीलिए उन्होंने पाठ की शुरुआत में कहा है कि जो पीली कली खिली थी उसे देखकर उन्हें उस छोटे से जीव का स्मरण यानी याद आ गई थी। तो चलिए प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। सोनजूही में लगी पीली कली को देखकर लेखिका के मन में कौन से विचार उमड़ने लगे? तो उत्तर है, सोनजूही की पीली कली को देखकर लेखिका के मन में छोटे से जीव यानी गिलहरी की याद आ गई, जिसे वह गिल्लू कहती थीं। पाठ के आधार पर कौवे एक साथ समादरित और अनादरित प्राणी क्यों कहा गया है? तो मैंने आपको पाठ के बीच में बताया था कि पाठ के आधार पे कौवों को समादरित इसलिए कहा गया है क्योंकि वह छत पर बैठकर अपनी आवाज़ों से प्रियजनों के आने का संदेश देते हैं और पितरपक्ष में लोग इसे आदर से बुलाकर भोजन खिलाते हैं। इसे अनादरित इसलिए कहा गया है क्योंकि इसकी आवाज़ जो है वो बहुत कर्कश, बहुत कड़वी होती है। प्रश्न 3, गिलहरी के घायल बच्चे का उपचार किस प्रकार किया गया? तो उत्तर है,
लेखिका ने गिलहरी के घायल बच्चे को उठाकर अपने कमरे में ले गई और उसका घाव रुई से पोंछा। जो रक्त पोंछने के बाद उस पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया और फिर बत्ती से मुंह में दूध डालने की कोशिश करी, रुई की बत्ती से। और फिर जब उसका मुंह खुला तो उसमें कुछ बूंदें पानी की दी, जिससे वो 2-3 दिन में स्वस्थ हो गया और धीरे धीरे उसने आंखें खोल लीं। प्रश्न 4, लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था? तो उत्तर है, लेखिका का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए गिल्लू उनके पैरों के पास आकर खेलता, फिर सिर से पर्दे की तरफ चढ़ जाता और इतनी तेजी से उतरता कि उनका ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हो जाता। वह इसी तरह भागदौड़ करता रहता जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए उठ नहीं जाती थी। प्रश्न 5, गिल्लू को मुक्त करने की आवश्यकता क्यों समझी गई और उसके लिए लेखिका ने क्या उपाय किया? तो उत्तर है, बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास बैठकर चिक चिक करती थीं। उन्हें देखकर गिल्लू उनके पास आकर बैठ जाता। उसको इस तरह बाहर निहारते हुए देखकर लेखिका को लगा कि अब उन्हें उसको मुक्त कर देना चाहिए। लेखिका ने खिड़की की जाली का एक कोना खोल दिया, जिससे गिल्लू बाहर आने जाने लगा। प्रश्न 6, गिल्लू किन अर्थों में परिचारिका की भूमिका निभा रहा था? तो उत्तर है, लेखिका की अस्वस्थता में गिल्लू उनके सिरहाने बैठ जाता और अपने नन्हे नन्हे पंजों से उनके बालों को सहलाता। इस प्रकार से सच्चे अर्थों में वो परिचारिका यानी सेविका की भूमिका निभा रहा था। प्रश्न 7, गिल्लू की किन चेष्टाओं से वह आभास मिलने लगा था कि उसका अंत समय समीप है? उत्तर है, गिल्लू के दिन भर कुछ भी नहीं खाया और ना ही बाहर गया। अंत समय में मुश्किल के बाद भी वह झूले से उतरकर लेखिका के बिस्तर पर आ गया और अपने ठंडे पंजों की उंगलियों को पकड़कर हाथ से चिपक गया, जिससे पहले उसने घायल अवस्था में पकड़ा था। इन्हीं चेष्टाओं से आभास मिलने लगा था कि उसका अंत समय समीप आ गया है। प्रश्न 8, प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। यह बात क्या स्पष्ट करती है? तो उत्तर है, इस कथन का यह आशय है कि सुबह होते ही गिल्लू की मृत्यु हो गई और वह हमेशा के लिए सो गया, ताकि वह कहीं और जन्म लेकर नया जीवन पा सके। आखिरी प्रश्न 9, सोनजूही की लता के नीचे बनी गिल्लू की समाधि से लेखिका के मन में किस विश्वास का जन्म होता है? तो उत्तर है, सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि बनाई गई क्योंकि यह लता गिल्लू को बहुत प्रिय थी और साथ ही लेखिका को विश्वास था कि इस छोटे से जीव को इस बेल पर लगे फूलों के रूप में वो देख सकेगी। जूही के जब पीले फूल लगेंगे तो लेखिका समझ जाएगी कि गिल्लू की स्मृति जो है वो साकार हो गई और इससे उसको संतोष मिलेगा। तो ये प्रश्नोत्तर हो गए, पाठ का अर्थ हो गया। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा और अभी तक अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।